नाउ देखते चैप्टर रिटर्न। ओके, आ जाओ रिटर्न चैप्टर में। सबसे पहले तो मैं आपको ये चैप्टर में पढ़ना क्या सर, बहुत सी बार बहुत सारी थ्योरी है तो ये समझ में नहीं आता है कि ये चैप्टर में पढ़ना क्या है। देखो, आपको पढ़ना इस तरह से कि मेरा चार्ट बुक से आपको फटाफट गो थ्रू कर लेना है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेना है, स्पेशली इस बार क्यूआरएमपी स्कीम पढ़ लेना है, क्वेश्चन में आ जाना है और क्वेश्चन के सारे एग्जामिनेशन और आरटीपी के क्वेश्चंस लिख कर देख लेना है। बस इतना ही इस चैप्टर में आपको करना है। समझ में आया? चलिए, तो रिटर्न का एक ओवरऑल फ्लो आपको बता देता हूँ। नौ इस चैप्टर में हम देखने वाले स्टेटमेंट्स, रिटर्न और कुछ अदर रिटर्न्स, नॉर्मल रिटर्न और अदर रिटर्न। नाउ स्टेटमेंट में सेक्शन 37 याद रखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, याद रह जाए तो अच्छी बात है। तो सेक्शन 37 जो अगर आप देखते हो, एक मिनट, हाँ, जस्ट मिनट, जस्ट मिनट। चलिए, तो अब रिटर्न ये चैप्टर में फर्स्ट पार्ट में आते हैं और फटाफट एक पूरे रिटर्न कॉन्सेप्ट का एक और लुक ले लेते हैं यहाँ पे। तो अगर आप देखते हो तो यहाँ स्टेटमेंट एंड रिटर्न, तो स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो GSTR1 ये रिटर्न नहीं है, GSTR1 ये आउटवर्ड सप्लाई स्टेटमेंट है। आई रिपीट, आउटवर्ड सप्लाई स्टेटमेंट है। और यहाँ पे वो सेक्शन 37 में आपको फाइल करना पड़ता है। उसके बाद में IFF, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, ये QRMP स्कीम में होता है बेटा। आगे मैं QRMP स्कीम बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी QRMP स्कीम में होता है, जो 13 तारीख तक, अगले जैसे क्वार्टर होने के बाद जो नेक्स्ट मंथ होगा उसके 13 तारीख तक आपको फाइल करना पड़ता है। ओके, तो विद इन 3 इयर्स। और इसका जो मैक्सिमम टाइम लिमिट है, वैसे तो आपको मंथ होने के बाद जो है, ओके, नॉर्मल केस में मंथली स्कीम में होगा तो 11 तारीख GSTR1 की डेट होती है, और वो स्टेटमेंट की, आउटवर्ड सप्लाई स्टेटमेंट की, और IFF की क्वार्टर होने के बाद 13 तारीख होती है। लेकिन अगर कोई किसी रीजन से आप फाइल नहीं कर पाए तो मैक्सिमम टाइम लिमिट आपकी ये GSTR1 या IF फाइल करने की 3 इयर्स फ्रॉम द ड्यू डेट ये रहेगी। ठीक है, अगर कोई रीजन की वजह से आपने दिया नहीं, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, तो मैक्सिमम 3 ईयर। सेक्शन 38 में इनवर्ट सप्लाई स्टेटमेंट, और इनवर्ट सप्लाई स्टेटमेंट जो है ये आपका GSTR2 भी होता है, वो ऑटो जनरेटेड होता है। GSTR2 भी ये बहुत क्रुशियल होता है, जो ऑटो अपडेट होता है, आपको फाइल करने की ज़रूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसके बेस पर ही आपको ITC मिलता है। तो ये ऐसे दो स्टेटमेंट है, एक फाइल करना पड़ता है और एक जो है आपको यहाँ पे जहाँ तक देखा जाए ऑटो जनरेटेड होता है। दूसरी बात अगर हम आते हैं तो यहाँ पे नॉर्मल रिटर्न, नॉर्मल रिटर्न की बात करें तो नॉर्मल रिटर्न में दो टाइप के रिटर्न आते हैं, रेगुलर रिटर्न और एनुअल रिटर्न। ध्यान से देखिएगा, रेगुलर रिटर्न और एनुअल रिटर्न। रेगुलर रिटर्न में अगर मैं बात करूं तो अगर रेगुलर टैक्सेबल पर्सन इंक्लूडिंग CTB होगा तो GSTR3B में रिटर्न जाता है। उसके बाद में डेट होती है 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ। हाँ, QRMP स्कीम होगी तो QRMP स्कीम में क्वार्टरली रिटर्न जाएगा, जिसकी डेट 22 और 24 होगी, जो मैं नीचे आपको बताऊंगा। तो ये 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक जाएगा। उसके बाद में NRTP, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन होगा तो GSTR5 में जाएगा। कंपोजिशन स्कीम डीलर होगा तो GSTR4 में जाएगा। व्हाट आर द ड्यू डेट्स ऑफ फाइलिंग रिटर्न? तो रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट GSTR3B की जो है वो 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ होती है, GSTR5 की जो है 13th ऑफ नेक्स्ट मंथ होती है, और कंपोजिशन डीलर की 13th अप्रैल ऑफ फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर होगी। तो ये जो है ये ख्याल रखना, क्योंकि कंपोजिशन स्कीम का रिटर्न ईयरली है, क्वार्टरली स्टेटमेंट है, CMP 08 पेमेंट का स्टेटमेंट है, और रिटर्न जो है वो ईयरली जाता है। अगेन इस बार का जो उन्होंने यहाँ पे अमेंडमेंट किया बाय फाइनेंस एक्ट 2023, ओके, वो उन्होंने ये कवर किया है कि यहाँ पे मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग GSTR3B, यानी समझ लो आपने मंथली ड्यू डेट को नहीं दिया, 2 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, और आपने नहीं दिया तो आ, वो केस में 3 इयर्स फ्रॉम द ड्यू डेट ये आपका टाइम लिमिट लिया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न में सेक्शन 44,
एनुअल रिटर्न क्या होता है बेटा? इन एडिशन टू आपके मंथली क्वार्टरली रिटर्न जो होता है, समझ लो आप मंथली स्कीम में हो और आप क्यूआरएमपी स्कीम में नहीं आ रहे हो तो आपको टोटल 12 रिटर्न्स देना पड़ता है, और क्यूआरएमपी स्कीम में आपको टोटल 4 रिटर्न्स देना पड़ता है, ठीक है। इन एडिशन टू दैट रिटर्न आपको पूरे साल भर का भी रिटर्न देना पड़ता है, जिसको हम एनुअल रिटर्न कहते हैं। एनुअल रिटर्न कॉन्सेप्ट हमने बहुत सी जगह टाइम लिमिट में देखा। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी? तो टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी इज 30th नवंबर, और ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न जो 31st दिसंबर होता है, विच एवर इज अर्लियर। क्रेडिट नोट में हमने टाइम लिमिट देखा, तो बहुत सी जगह हमने टाइम लिमिट देखा है एनुअल रिटर्न की। तो दोस्तों जहां तक देखा जाए तो ये एनुअल रिटर्न की अगर हम बात करें तो एनुअल रिटर्न में सेक्शन 44 जो है ये फाइल करना पड़ता है। और रेगुलर टैक्सेबल पर्सन जो जीएसटीआर 3B फाइल कर रहे हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, जो जीएसटीआर 3B फाइल कर रहे हैं वो रेगुलर टैक्सेबल पर्सन एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं, जीएसटीआर 9 में फाइल करते हैं, और यहाँ पे कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन जीएसटीआर 9A में फाइल करता है। दूसरी बात, इसकी जो ड्यू डेट होती है वो ड्यू डेट 31 दिसंबर ओके फ्रॉम द फिनेंशियल ये ड्यू डेट होगी। और मैक्सिमम टाइम लिमिट जो यहाँ पे ओके यहाँ कवर किया है वो विद इन 3 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, यानी मैक्सिमम टाइम लिमिट भी इसकी इन्होंने बता दी है। ओके, इन बिटवीन स्पैम मत करो बेटा, इन बिटवीन मैं कोई भी आपकी कमेंट एंटरटेन करने वाला नहीं हूँ। जिसको भी जो सवाल पूछना है ये सेशन के एंड में पूछना, इन बिटवीन एक भी कमेंट आपकी मैं एंटरटेन नहीं करूँगा, मुझे पूरा एक फ्लो में एक्सप्लेन करने दो। चलिए, तो ये जो है जहाँ तक देखा जाए तो हमने बात किया एनुअल रिटर्न की। उसके बाद में अदर रिटर्न्स होते हैं। हाँ, ये रिटर्न पे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको, ये रिटर्न पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, फर्स्ट रिटर्न एंड फाइनल रिटर्न। तो आपके क्वेश्चनर में इससे रिलेटेड अगर आपके क्वेश्चंस हो गए तो थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ओके, फर्स्ट रिटर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है? जैसे फर्स्ट रिटर्न ये कोई स्पेशल अलग से रिटर्न नहीं होता है। जो भी आपका जीएसटीआर 3B रिटर्न होगा, जीएसटीआर 5 में रिटर्न होगा, वॉट एवर यूर नॉर्मल रिटर्न, तो जब नॉर्मल रिटर्न आप फर्स्ट टाइम फाइल करते हो तो नॉर्मल रिटर्न फर्स्ट टाइम फाइल करते हो वो कहते हैं कि उसमें पीरियड जो है वो मंथ या क्वार्टर से ज़्यादा हो सकता है। अब मंथ या क्वार्टर से ज़्यादा हो सकते हैं का मतलब क्या? मतलब लेट्स टेक एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल लेके आपको समझाना चाहूँगा कि आप लायबल हुए 25 अप्रैल को, आपका थ्रेशोल्ड क्रॉस हुआ 25 अप्रैल को, यू आर लायबल टू रजिस्टर फॉर 25 अप्रैल, सॉरी फ्रॉम 25 अप्रैल। अब कितना टाइम लिमिट है आपके पास रजिस्ट्रेशन करने के लिए? आपके पास टाइम लिमिट है 30 days फ्रॉम द डेट व्हेन यू बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। अब 30 दिन कहाँ से लेंगे? तो हम 30 दिन लेंगे 25 अप्रैल से। अब 25 अप्रैल से 30 दिन तक मेरे पास टाइम है, मैं अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता हूँ। अब मैंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया समझ लो 22 मई को, 22 मई को मैंने अप्लाई किया फॉर रजिस्ट्रेशन और मेरी आरसी आई 20 मई को। तो अगर मैं 22 मई को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता हूँ तो मैं विद इन टाइम अप्लाई कर रहा हूँ और मेरी आरसी 20 मई को आई। अब आरसी अगर मेरी 20 मई को आई तो जब तक आरसी नहीं आएगी मैं रिटर्न सबमिट नहीं कर पाऊंगा। अब मेरे सामने चैलेंज क्या हो गया? मेरे सामने ये चैलेंज हो गया कि 25 अप्रैल को मैं लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हुआ, वहाँ से मुझे जीएसटी देना पड़ेगा क्योंकि मैं टैक्सेबल पर्सन हो गया। तो अप्रैल के 6 दिन का रिटर्न की ड्यू डेट है, क्योंकि अप्रैल में जितने भी दिन आपने टैक्सेबल सप्लाई किया होगा उसकी रिटर्न की ड्यू डेट आती है 20th में। अब वो 20th में ड्यू डेट आ गई, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, 20th में ड्यू डेट आ गई, पर 20th में को मेरे पास जो है 20 मई को मेरे पास जो था जीएसटी नंबर ही नहीं था, क्योंकि मैंने 22 को अप्लाई किया था और 22 को अप्लाई करने के बाद 28 मई को मेरी आरसी आई। तो अब मैं अप्रैल का तो रिटर्न फाइल नहीं कर सकता। तो गवर्नमेंट कहती है डरने की कोई बात नहीं है। आप जब अपना फर्स्ट रिटर्न फाइल करोगे, सुनिए ध्यान से, जब आप अपना फर्स्ट रिटर्न फाइल करोगे तो फर्स्ट रिटर्न में आप अप्रैल का भी पीरियड कवर कर लेना। यानी आपका फर्स्ट रिटर्न में जब से आप लायबल हुए, ध्यान सुनना, जब से आप लायबल हुए, व्हेन यू बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन टिल द डेट, मतलब फर्स्ट रिटर्न शैल कवर्ड ऑल आउटवर्ड सप्लाई फ्रॉम द डेट फ्रॉम विच यू बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। मतलब क्या हुआ कि अब तुम्हारा पहला रिटर्न कब जाएगा? मई का जाएगा। मई का कब जाएगा? 20 जून को जाएगा। तो जब आप मई का रिटर्न 20 जून को फाइल कर रहे हो तो उसमें सिर्फ मई का डेटा नहीं, मई से ज़्यादा का डेटा यानी अप्रैल के 6 दिन का भी डेटा आप ले सकते हो। यानी जब आपका पहला रिटर्न जाता है तो पहले रिटर्न जाते वक्त आप
1 मंथ से ज़्यादा या 1 क्वार्टर से ज़्यादा का पीरियड आप ले सकते हो। समझा होगा तो फटाफट 1 टाइप करो। इसको हम कहते हैं फर्स्ट रिटर्न, और एक होता है फाइनल रिटर्न। ओके भाई, एक फर्स्ट रिटर्न मतलब बच्चा पैदा हुआ, और फाइनल मतलब भाई साहब अब ये खत्म हो गया, जीएसटी से जाने वाला, टिकट कट गई उसकी। ओके, तो मतलब फाइनल रिटर्न यानी आप अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहे हो। कैंसिल करने के अलग अलग रीजन है जो सेक्शन 29 में एक्सप्लेन किए हुए हैं, रजिस्ट्रेशन चैप्टर में कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन में चले जाना। जब भी आप अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करते हो तो आपको कैंसिल करने का फाइनल रिटर्न एक अलग से देना पड़ता है, और वो फाइनल रिटर्न आपको जो है जीएसटीआर 10 में देना पड़ता है। और वो फाइनल रिटर्न मैं आपको कह दूं, इन एडिशन टू तुम्हारा जीएसटीआर 3B, या इन एडिशन टू तुम्हारा जो यहाँ पे नॉर्मल रिटर्न होगा, वो इन एडिशन टू दैट आपको देना पड़ेगा। मतलब ओके, उस पीरियड तक का 3B तो देना ही पड़ेगा, प्लस आपको एक फाइनल रिटर्न कंक्लूड करके देना पड़ता है जब आप डी रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हो। भाई ये डी रजिस्ट्रेशन क्या होता है? ये डी रजिस्ट्रेशन होता है कि आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहे हो। भाई कैंसिल कर रहे हो तो बहुत सारे इंपैक्ट आपके ऊपर आते हैं। आपको याद होगा तो शेड्यूल 2 के हिसाब से, इफ यू पैरा 4 शेड्यूल 2 के हिसाब से, इफ यू सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, तो जो भी तुम्हारी असेट होगी इन द बिजनेस उसके ऊपर जीएसटी आता है। उसके बाद में सेक्शन 18 में जब आप रजिस्टर से डी रजिस्टर होते हो तो स्टॉक का आईटीसी आपका रिवर्सल आता है, तो वो तुमने आईटीसी रिवर्सल किए क्या, उसके बाद में असेट के सारे गुड्स पे जीएसटी दिया क्या, ये सब कुछ आपको आपके फाइनल रिटर्न में बताना पड़ता है, इसलिए फाइनल रिटर्न आपको अलग से देना पड़ता है। चलिए, अब ये फाइनल रिटर्न जो आप अलग से दे रहे हो, फाइनल रिटर्न शैल बी फर्निश विद इन 3 मंथ्स ऑफ द डेट ऑफ कैंसलेशन ऑफ ऑर्डर। अब 3 मंथ्स ऑफ द, अब ये 3 मंथ्स समझ लेना। ओके, तो 3 मंथ्स ऑफ द डेट ऑफ कैंसलेशन ऑफ ऑर्डर और डेट ऑफ कैंसलेशन विच इज लेटर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेट ऑफ कैंसलेशन ऑफ ऑर्डर और डेट ऑफ कैंसलेशन विच इज लेटर? अब समझ लो, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपने रजिस्ट्रेशन जो है, रजिस्ट्रेशन कैंसलेशन का ऑर्डर ले लिया 20 दिसंबर को, पर ऑर्डर में लिखा गया, ऑर्डर में लिखा गया कि आपका रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी से कैंसिल किया जाएगा। ऑर्डर कब आई? ऑर्डर आपको 20 जनवरी को, ऑर्डर आपको 20 यानी 20 दिसंबर को आई, और कैंसलेशन डेट कब से कैंसलेशन हो रहा है उसमें लिखा गया कि 1 जनवरी से कैंसिल होगा। तो डेट ऑफ कैंसलेशन ऑफ ऑर्डर और डेट ऑफ कैंसलेशन, तो डेट ऑफ कैंसलेशन ऑफ ऑर्डर है 20 दिसंबर। ओके, और डेट ऑफ कैंसलेशन जो है, ओके, वो डेट ऑफ कैंसलेशन है यहाँ पे 1 जनवरी। तो विच एवर इज लेटर, ओके, विच एवर इज लेटर मतलब 1 जनवरी से 3 महीने के अंदर आपको ये जो है फाइनल रिटर्न देना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, डेट ऑफ कैंसलेशन पहले हो जाता है, रिट्रोस्पेक्टिव कैंसलेशन किया, मतलब ऑर्डर आपको 20 दिसंबर को आई, पर आपके ऑर्डर में लिखा गया कि आपका कैंसलेशन 1 सितंबर से किया जाता है। रिट्रोस्पेक्टिव कैंसलेशन किया, सिवियर एक्शन आपके अगेंस्ट में लिया। अगर रिट्रोस्पेक्टिव कैंसलेशन किया होगा तो वो सिचुएशन में यहाँ पे ओके आपका डेट ऑफ कैंसलेशन पहले हुआ, ऑर्डर बाद में आई, तो ऑर्डर से 3 महीना आपको लेना पड़ेगा। इस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर क्वेश्चन पूछने लायक है तो ये 2 सेक्शंस है। ओके, क्यूआरएमपी स्कीम है जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, तो ये 2 सेक्शन अच्छे से करके जाना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी अच्छे से करके जाना। ये समझ गया क्या? ओके, ये समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए फटाफट। ओके, तो ये था एक फ्लो, हमने पूरा स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, रेगुलर रिटर्न क्या होता है, एनुअल रिटर्न क्या होता है, फर्स्ट रिटर्न या फाइनल रिटर्न क्या होता है। अब मैं आपको बता दूं, ये फाइनल रिटर्न वही देता है जो जीएसटीआर 3B देगा। जो जीएसटीआर 3B देगा, जब आप रिटर्न की प्रोविजन पढ़ते हो तो जो 3B देता है वही फाइनल रिटर्न देता है। जिसको 3B अप्लीकेबल नहीं है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ISD, ओके, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, उसको 3B अप्लीकेबल नहीं है तो उसको फाइनल रिटर्न देने की जरूरत नहीं है। ओके, या NRTP 3B अप्लीकेबल नहीं है तो फाइनल रिटर्न देने की जरूरत नहीं है। फाइनल रिटर्न उसको ही देना पड़ता है जो 3B यहाँ पे देगा। समझा हो गया? तो फटाफट 222222 टाइप करो। ओके, तो 2 टाइप करो। तो चलिए दोस्तों, ये जो था स्टेटमेंट और रिटर्न, हमने एक पूरा फ्लो देख लिया। चलो यहाँ पे अब स्टेप बाय स्टेप नीचे आते हैं, आउटवर्ड और इनवर्ड सप्लाई स्टेटमेंट। तो आउटवर्ड सप्लाई स्टेटमेंट, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग सीटीपी, ये आपको जहां तक देखा जाए तो इंक्लूडिंग सीटीपी, तो ये आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, क्या सीटीपी जीएसटीआर 1 फाइल करता है? यस, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जीएसटीआर 1 फाइल करता है।
ओके और यहाँ पे ये GSTR1 जो है मंथली जाएगा। ओके डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ओके मंथली जाएगा। QRM की स्कीम में क्वार्टरली जाएगा। QRM की स्कीम मैंने नीचे अलग से ले लिया है, इसमें मिक्स ही नहीं किया है। और इसकी ड्यू डेट होगी 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। अब 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ का मतलब क्या, मतलब ये हुआ कि आप 1 तारीख 2 तारीख पर मैक्सिमम 11 तारीख तक दे सकते हो। हाँ अब ये एक बात समझ लेना कि आप GSTR1 पहले नहीं दे सकते। ओके यानी मंथ के पहले नहीं दे सकते, आप 11 तारीख तक दे सकते हो। और नॉट अप्लीकेबल टू, ये पढ़ के जाना, GSTR1 किसको अप्लीकेबल नहीं है? कंपोजिशन टैक्स पेयर को नहीं देना पड़ता, NRTP को नहीं देना पड़ता, ISD को नहीं देना पड़ता, जो TDS TCS डिडक्ट कर रहे हैं उनको नहीं देना पड़ता, और OIDAR सर्विस प्रोवाइडर को यहाँ पे GSTR1 देने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके और एक ऑनलाइन मनी गेमिंग है, उनको भी GSTR1 यहाँ पे अगर बाहर से इंडिया में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनको भी GSTR1 देने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए स्पेशली रिटर्न है। तो चलिए आपको GSTR1 मैंने बता दिया कि आपको मंथ होने के बाद 11 तारीख तक देना पड़ता है। डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई में आपको अगर ट्रांजेक्शन B2B होगा, ओके यानी इंटरस्टेट हो या इंट्रास्टेट हो, मेड टू रजिस्टर पर्सन, B2B होगा तो आपको इनवॉइस वाइज डिटेल उसमें देनी पड़ती है। ओके और इंटरस्टेट सप्लाईज विथ इनवॉइस वैल्यू मोर देन 2.5 lakhs मेड इन टू URP। हाँ तो आपको इनवॉइस वाइज डिटेल कौन से केस में देनी पड़ती है, यानी हर इनवॉइस आपको अपडेट करना पड़ता है। तो अगर आपका ट्रांजैक्शन B2B होगा तो हर इनवॉइस की डिटेल्स देनी पड़ती है, और अगर आपका ट्रांजैक्शन B2C होगा तो B2C में इनवॉइस वाइज डिटेल नहीं होती है, कंसोलिडेटेड डिटेल होती है। पर अगर आपका सप्लाई, ये वाला पॉइंट समझना, अगर आपका सप्लाई इंटरस्टेट सप्लाई होगा और आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को किया होगा और वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा होगी, एक मिनट, आपका सप्लाई इंटरस्टेट होगा, वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा है इनवॉइस की, और अनरजिस्टर्ड पर्सन को होगा, तो फिर उस इनवॉइस की डिटेल्स इनवॉइस वाइज आपको देना पड़ेगा, वो कंसोलिडेटेड डिटेल में नहीं आएगा। तो फिर एक सवाल आता है कि कंसोलिडेटेड डिटेल कौन से केस में देनी पड़ती है? तो कंसोलिडेटेड डिटेल्स जो है यहाँ पे इंट्रास्टेट सप्लाई, अगर URP को किया, इंट्रास्टेट URP को किया तो आपको इनवॉइस में नहीं, टोटल ओके HSN वाइज आपको टोटल करके डिटेल्स देनी पड़ती है। और आपकी इंटरस्टेट में वैल्यू 2.5 लाख से कम है, अगर 2.5 लाख के ऊपर अनरजिस्टर्ड को है तो वो तो फिर इनवॉइस वाइज में चले जाएगा। 2.5 लाख या उससे अप टू 2.5 लाख उससे कम है तो आप टू अनरजिस्टर्ड पर्सन तो आप कंसोलिडेट कर सकते हो। हाँ इसमें एक क्वेश्चन आपको आ सकता है, वो क्वेश्चन आपने स्टिकी नोट्स लेके यहाँ अटैच कर देना, चार्ट में होगा तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपने अटैच कर देना। कौन सी ऐसी 2 केसेस है जहां पे आप GSTR1 अर्ली फाइल कर सकते हो? वो क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। कौन सी ऐसी 2 केसेस है कि जहां GSTR1 आप मंथ के अर्ली फाइल कर सकते हो? जनरली GSTR1 मंथ होने के बाद ही फाइल होता है, 1 तारीख से 11 तारीख के बीच में, पर उसके 2 एक्सेप्शन है। एक एक्सेप्शन है यहाँ पे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, अगर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का रजिस्ट्रेशन खत्म हो रहा है ओके, क्योंकि वो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन मिलता है, तो वो मंथ होने के पहले ही GSTR1 फाइल कर सकता है विदिन 7 डेज। या फिर दूसरा है यहाँ पे, एक तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, और दूसरा इफ यू कैंसल योर रजिस्ट्रेशन आप मंथ के इन बिटवीन ही कैंसिल कर देते हो, तो वो सिचुएशन में आपको GSTR1 ओके मंथ के पहले भी फाइल करना पड़ता है। तो ये 2 केसेस है ओके, अगर बुक में से पढ़ के वो अटैच कर देना अगर चार्ट में कवर नहीं होगा। चलिए फर्निशिंग ऑफ रिटर्न अगर हम बात करें तो टाइप ऑफ टैक्सेबल पर्सन, तो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन GSTR 3B में वो यहाँ पे रिटर्न फर्निश करेंगे। ओके रिटर्न मंथली जाएगा और पार्ट ऑफ द मंथ, नोट इन केस ऑफ QRMP स्कीम में क्वार्टरली जाएगा। रिटर्न GSTR 3B फाइल करने की डेट होगी 28th ऑफ नेक्स्ट मंथ, और नॉट अप्लीकेबल टू सप्लायर ऑफ OIDAR सर्विसेज, कंपोजिशन NRTP ISD पर्सन डिडक्टिंग TDS TCS। लेकिन एवरी रजिस्टर्ड पर्सन यहाँ पे लिखना हो तो लिख देना इंक्लूडिंग CTP, तो CTP होगा तो CTP भी GSTR 3B देगा। हाँ पर कौन से पर्सन 3B नहीं देंगे, तो ये लिस्ट मैंने यहाँ पे आपको दी है, ठीक है। उसके बाद में रिटर्न बाय कंपोजिशन टैक्स पेयर, नाउ कंपोजिशन टैक्स पेयर जो रिटर्न देगा GSTR 4 में देगा और वो ईयरली देगा, पर ख्याल रहे उसको क्वार्टरली स्टेटमेंट देना पड़ता है CMP 08, और वो 18th ऑफ द डे
आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ क्वार्टर को देना पड़ता है, और वो पेमेंट की डेट भी होती है। ख्याल रहे, क्वार्टरली कंपोजिशन स्कीम में रिटर्न नहीं है, क्वार्टरली स्टेटमेंट है सीएमपी 08 में, और जो पेमेंट के लिए है, और उसकी डेट है 18th आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ क्वार्टर। आपको रिटर्न जीएसटीआर 4 में देना पड़ता है, और वो ईयरली है। ओके, तो वो ईयरली रिटर्न आपको देना पड़ेगा, जिसकी ड्यू डेट है 30th अप्रैल फॉलोइंग द एंड ऑफ सच फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न आपका जीएसटीआर 9 में जाता है। ओके, जो हमने ऊपर देखा, और 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आपका डेट होगा। और किसको एनुअल रिटर्न नहीं देना पड़ेगा? ओआईडीआर सर्विसेज प्रोवाइडर, ओके, कंपोजिशन टैक्स पेयर, एनआरटीपी, ख्याल रहे, आईएसडी को नहीं देना पड़ता है, और पर्सन डिडक्टिंग टीडीएस और टीसीएस और सीटीपी, ये ख्याल रखना, ये ख्याल रखना। मतलब क्या, सीटीपी को जीएसटीआर 3 भी देना पड़ता है, सीटीपी को जीएसटीआर 1 देना पड़ता है, पर सीटीपी को एनुअल रिटर्न नहीं है ना, एनआरटीपी को है। एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है, एनआरटीपी को भी एनुअल रिटर्न नहीं है, सीटीपी को भी एनुअल रिटर्न नहीं है, आईएसडी टीडीएस टीसीएस को भी नहीं है। ओके, और दोज रेफर्ड इन प्रोविजो टू सेक्शन 35(5), तो वो गवर्नमेंट सेक्टर में जो है, जिनके गवर्नमेंट ऑडिट होते हैं, उनको यहाँ पे एनुअल रिटर्न देने की ज़रूरत नहीं है। नाउ एनुअल रिटर्न के साथ आपका सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अटैच होता है, और ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी अटैच होता है। उसके बाद में फाइनल रिटर्न, जैसे मैंने आपको कहा था, फाइनल रिटर्न आपको, अगर आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहे हो तो वो केस में आपको इन एडिशन टू योर नॉर्मल रिटर्न आपको एक फाइनल रिटर्न देना पड़ता है, जो जीएसटीआर 10 में देना पड़ता है, और वो 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसलेशन और डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसलेशन विच इज लेटर। तो ये आपको रिटर्न देने पड़ेंगे। भाई साहब, समझ में आया कि नहीं आया? बताओ, यस और नो? समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, चलो, अब आते थोड़ा ये साइड में फर्स्ट रिटर्न। फर्स्ट रिटर्न भी मैं पढ़ा चुका हूँ। ओके, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु मेड अ आउटवर्ड सप्लाई पीरियड बिटवीन द डेट ऑन विच ही बिकम लायबल टू रजिस्ट्रेशन, जिस दिन से वो लायबल हुआ, जैसे 20th अप्रैल से वो लायबल हुआ, ओके, तो वहाँ से टिल द डेट व्हेन रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन ग्रांटेड, आरसी तक जो भी उसने क्लियरेंस किया होगा, तो आरसी आने के बाद जो भी वो अपना पहला रिटर्न फाइल करेगा, उसमें सारा डेटा देगा। डन? तो चलिए दोस्तों, ये तो हमने देखा यहाँ पे फर्स्ट रिटर्न। अब ये जो है रिस्ट्रिक्शन ऑन जीएसटीआर 1 और आईएफएफ, ओके, आईएफएफ और ये रिस्ट्रिक्शन, इस बार आप इसको अच्छे से पढ़ के जाना, इस पे क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस आपको हो सकते हैं। देखो वो क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्शन ऑन फर्निशिंग जीएसटीआर 1 और आईएफएफ नॉट विस्टैंडिंग टू एनीथिंग कंटेन इन दिस रूल, यानी ये और रूल करेगा। अब ए से लेके एफ तक की सिचुएशन है, और ये ए से लेके एफ तक की सिचुएशन में अगर आप फंस जाते हो, तो आप जीएसटीआर 1 या आईएफएफ यानी इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी आप नहीं कर सकते, आपका ब्लॉक कर दिया जाएगा जीएसटीआर 1। वो कौन से केस में? आप अगर रजिस्टर्ड पर्सन हो, ओके, आप अगर रजिस्टर्ड पर्सन हो और आप मंथली स्कीम में हो, ध्यान सुनना, रजिस्टर्ड पर्सन हो और आप मंथली स्कीम में हो, कैन नॉट फर्निश जीएसटीआर 1 इफ ही हैज नॉट फर्निश रिटर्न इन जीएसटीआर 3B ऑफ प्रीसीडिंग मंथ, यानी पिछले मंथ का आपने अगर जीएसटीआर 3B नहीं दिया होगा, तो आप इस मंथ का जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते, पोर्टल पे आपकी विंडो ही ओपन नहीं हो सकती। ओके, तो ये पहला केस। अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम में हो तो कैन नॉट फर्निश जीएसटीआर 1 और आईएफएफ, आप जीएसटीआर 1 या आईएफएफ फर्निश नहीं कर सकते अगर आपने पिछले मंथ का, मतलब पिछले क्वार्टर का जीएसटीआर 3B नहीं दिया होगा। यानी इन सिंपल वर्ड, अगर आपने पिछले मंथ का या क्वार्टर का, तो प्रीसीडिंग मंथ या प्रीसीडिंग क्वार्टर का जीएसटीआर 3B नहीं दिया हुआ है, तो आप अभी जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते, या क्यूआरएमपी स्कीम में आप इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी मतलब आईएफएफ फाइल नहीं कर सकते। उसके बाद में अगर आपको रूल 88C में इंटीमेशन आई होगी, वो इंटीमेशन होती है मिसमैचिंग। मिसमैचिंग मतलब वॉट एवर द डेटा फर्निशिंग जीएसटी ऑन आईएफएफ ऑफ सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड,
RP cannot furnish GSTR1 or IFF for subsequent tax period unless he deposit the intimated amount of furnish to reply on explain it. अब ये जो इंटीमेशन होती है 88C1 की, ये यहाँ पे लिख लो, ये होता है मिस मैचिंग ऑफ, आप लिख सकते हो रूल 88C1 mismatching of GSTR1 and 3B. GSTR 3B मतलब अगर आपका 1 और 3B का डेटा मैच नहीं हो रहा है, यानी 1 में आपका आउटवर्ड सप्लाई एक्सेस है, हाँ स्पेशली एक्सेस है, 3B में आपने कम बताया है और मिसमैच हुआ है, तो वो सिचुएशन में आपको रूल 88C के अंदर एक इंटीमेशन आती है कि भाई GSTR1 में आपका आउटवर्ड सप्लाई आप ज़्यादा बता रहे हो और 3B में आप कम बता रहे हो। तो ऐसे केस में ऐसा क्यों हो गया कि तो ये हमें एक्सप्लेन करो या डिफरेंस अमाउंट डिपॉजिट करो, और आपने उसका एक्सप्लेनेशन फाइल नहीं किया या डिफरेंशियल अमाउंट डिपॉजिट नहीं किया। अगर चलो आपको डिफरेंशियल अमाउंट डिपॉजिट नहीं करना है तो उसका एक्सप्लेनेशन दो। अगर आपने वो उसका एक्सप्लेनेशन में नहीं दिया तो आपका GSTR1 ब्लॉक कर दिया जाएगा, ये उन्होंने अभी ऐड किया। उसके बाद में ओके रूल 88D1 इसकी एक इंटीमेशन आती है ओके अगर उसने एक्सेस आईटीसी दिया और अगर उसने एक्सेस आईटीसी लिया होगा और वो एक्सेस आईटीसी जो लिया उसकी एक इंटीमेशन आती है कि भाई ये आईटीसी आपका 2B से ज़्यादा है, एक्सेस मतलब जो 2B में आपको बता रहा है उससे ज़्यादा आपने आईटीसी लिया, हमें आइदर ये एक्सप्लेन करो, इसका रिप्लाई दो या डिफरेंशियल अमाउंट डिपॉजिट करो। अगर डिपॉजिट नहीं करते हो तो उसको एक्सप्लेन करो। अगर आपका एक्सप्लेनेशन भी नहीं आया और आपका डिफरेंशियल अमाउंट डिपॉजिट नहीं हुआ तो ऐसे केस में वो आपका GSTR1 या IFF ब्लॉक कर देंगे। और नेक्स्ट बैंक डिटेल्स, नाउ आपको जो है रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको बैंक डिटेल्स देनी पड़ती है। चलो रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपने बैंक डिटेल्स नहीं दिया तो आपको बाद में भी बैंक डिटेल्स देने का उन्होंने ऑप्शन दिया है और वो है 30 डेज या GSTR1 फाइल करने के पहले। तो अगर आपने वो बैंक डिटेल्स नहीं दी तो आप GSTR1 फाइल नहीं कर सकते। भाई साहब ये लर्न करके जाना, इस बार क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस ओके मैं कहूँगा कि आप रेगुलर बुक से पढ़ के जाना ओके कि कौन से केस में आपके GSTR1 या IFF ब्लॉक कर सकते हैं। तो ऐसे केस में ये सारी केसेस है जहाँ GSTR1 ब्लॉक हो सकता है। लेट फी वगैरह तो मैं आपका बाद में ले लूँगा। चलिए तो ये वाला पार्ट जो है मैं थोड़ा बाद में ले लेता हूँ ओके। अब मैं पहले QRMP स्कीम पे आता हूँ। अब QRMP स्कीम जो है यहाँ पे मैं QRMP स्कीम में ये QRMP स्कीम क्या होती है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैसे मैंने रेगुलर क्लास में तो रियली बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, पर अगर आपको याद नहीं होगा तो डोंट वरी, मैं बैठा हूँ ना ओके मैं आपको फिर से ओके इसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए QRMP स्कीम और यही मेन पार्ट है, बाकी तो इसमें कुछ भी नहीं है। रिटर्न चैप्टर में देखो क्या होता है, यहाँ पे नॉर्मल मंथली स्कीम में क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट नेक्स्ट 20 to 25 मिनट्स यहाँ मेरे साथ समझ लो कि ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे देखो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ये होता है कि अगर आप मंथली स्कीम में हो ओके समझ लो आप मंथली स्कीम में हो तो इस मंथ के आपके 3 इनवॉइस बने I1 I2 I3 ओके। I1 की वैल्यू है 1 लाख रुपए GST का, जिसके ऊपर GST है यहाँ पे 12,000। I2 की वैल्यू है 2 लाख रुपए GST ओके यहाँ पे 24,000। I3 की वैल्यू है 3 लाख जिसके ऊपर GST 36,000 रुपीज़ है। अब ये जो GST यहाँ पे आपके 3 इनवॉइसेस समझ लो इन द मंथ ऑफ अप्रैल बने, आपको सारी इनवॉइस की डिटेल्स फाइल करनी पड़ती है GSTR1 में और GSTR1 आपको अगले महीने के 11 तारीख तक फाइल होता है ओके। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब ये जो GSTR1 आप 11 मई को फाइल करते हो, समझ लो आपने GSTR1 में इनवॉइस वाइज सारी डिटेल सबमिट कर दी। अब GSTN पोर्टल क्या करता है, GSTN पोर्टल कस्टमर का यानी जो बायर का अगर वो रजिस्टर्ड होगा तो उसका 2B ऑटो अपडेट कर देता है। ऑटो अपडेट कर देता है मतलब समझ लो I1 इनवॉइस ओके बायर B1 के नाम का होगा तो बायर B1 का 2B अपडेट हो जाएगा।
बायर B2 का टू बी अपडेट हो जाएगा, B3 का अपडेट हो जाएगा। तो रिस्पेक्टिव बायर के टू बी अपडेट हो जाते हैं और ये टू बी के बेस पर रिसिपिएंट आगे क्रेडिट ले सकता है। टू ए अब इतने काम का नहीं है, टू बी बेस पर रिसिपिएंट आगे क्रेडिट ले सकता है। डन। अब देखो यहाँ पे ओके, क्यूआरएमपी स्कीम क्या है और क्यूआरएमपी स्कीम लाने के पीछे उनका ऑब्जेक्ट क्या था। अब कुछ लोगों को पहले तो क्यूआरएमपी क्या होता है, क्यूआरएमपी मतलब क्वार्टरली रिटर्न बट मंथली पेमेंट। बोलो मेरे साथ जोर से एक बार, क्वार्टरली रिटर्न बट क्या, मंथली पेमेंट। अब ये होता है कि रिटर्न आप क्वार्टरली दो, कंप्लायंसेस आप क्वार्टरली करो, लेकिन पेमेंट आप मंथली करो। ध्यान सुनना, पेमेंट आप मंथली करो। मतलब क्या, मतलब ये है कि देखो कंप्लायंस करने में भी कॉस्ट लगती है। अगर आप मंथली GSTR1 दे रहे हो, मंथली GSTR3 भी दे रहे हो, तो आपके CA CMA CS जो भी होगा उनको आपको फीस देना पड़ता है मंथली बेसिस पे। तो गवर्नमेंट ने छोटे बिजनेसमैन के लिए जिनके एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ के नीचे है, उनके लिए उन्होंने क्वार्टरली स्कीम लाई कि चलो ठीक है, पेमेंट आप मंथली करो लेकिन आप रिटर्न जो है क्वार्टरली दे सकते हो। तो उनके लिए लाया। अब स्कीम तो लाया गया था उनके फायदे के लिए, लेकिन आगे जब प्रॉब्लम्स आए तो वो प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करने की भी कोशिश की गई है। अब देखो क्या किया गया, तो जैसे समझ लो ये रजिस्टर्ड पर्सन है और ये रजिस्टर्ड पर्सन यहाँ पे क्यूआरएमपी स्कीम लेना चाहता है। क्यूआरएमपी स्कीम लेना चाहता है का मतलब क्या हुआ, मतलब ये है कि यहाँ पे ये क्वार्टरली रिटर्न देना चाहता है। तो चलो क्वार्टरली रिटर्न देना चाहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रोवाइडेड दैट उसका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ के नीचे है। ओके, या अप टू 5 करोड़ से, अप टू 5 करोड़ से। अब दोस्तों जहां तक देखा जाए तो यहाँ पे सुनो, अब अगर ये क्वार्टरली स्कीम ले रहा है तो ये GSTR1 क्वार्टर होने के बाद 13 तारीख को देगा। ओके, लेकिन इसका बायर जो है, अब ये तो क्वार्टरली देगा ना सब, इसका I1 I2 I3 इनवॉइस जो भी है वो क्वार्टरली देगा। अब क्वार्टरली GSTR1 फाइल करेगा। अब क्वार्टरली GSTR1 फाइल करेगा तो पोर्टल आगे टू बी में अपडेट क्वार्टर होने के बाद करेगा। लेकिन अब ये रजिस्टर्ड पर्सन को प्रॉब्लम है क्योंकि इसका जो बायर है वो मंथली स्कीम में, क्यों, क्योंकि उसका टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर होगा, या फिर वो क्यूआरएमपी स्कीम नहीं लेना चाहता है। क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्शनल है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लो, क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। अब इसके बायर ने क्यूआरएमपी स्कीम नहीं ली, वो क्वार्टरली यहाँ पे जो है स्कीम नहीं, मंथली लेना चाहता है। अब इसके बायर को प्रॉब्लम क्या है, समझ लो इसने अप्रैल का इनवॉइस लिया। अगर इसके बायर ने अप्रैल का इनवॉइस लिया होगा तो ये तो एक्सपेक्ट करेगा ना भाई कि इसको आईटीसी अप्रैल में मिलना चाहिए, आईटीसी अप्रैल में मिलना चाहिए। पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि उसका सप्लायर जो है वो क्वार्टरली रिटर्न देगा। अब अगर सप्लायर क्वार्टरली रिटर्न देगा तो इसके टू बी में आएगा ही नहीं, और इसके टू बी में आएगा नहीं, जब तक क्वार्टर खत्म नहीं होगा तो बेचारा क्वार्टर तक क्रेडिट नहीं ले पाएगा। तो सारे जो क्रेडिट लेने वाले थे उन्होंने गवर्नमेंट को कहा कि ये क्या नाटक लगा के रखा आपने, उसको तो क्वार्टरली स्कीम दे दी पर हमारे क्रेडिट क्यों क्वार्टर तक लटका रहे हो। ओके, तो ऐसा मत करो। तो फिर गवर्नमेंट ने एक कॉन्सेप्ट लाया, मिनी GSTR1, यानी आपका फाइनल GSTR1 तो क्वार्टर होने के बाद ही जाएगा, लेकिन एक कॉन्सेप्ट आया मिनी GSTR1। यहां तक समझ में आ रहा है क्या, आप यहां तक समझ में आ रहा है तो बोलिए यस सर, अच्छे से समझ में आ रहा है। तो मिनी GSTR1 क्या होता है, मिनी GSTR1 होता है IFF, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लो। ओके, ये जो है ऑप्शनल होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिनी GSTR1, ऑब्जेक्ट टू पास ऑन द क्रेडिट ऑफ QRMP स्कीम। मतलब क्या, समझ लो कोई सप्लायर को रिटर्न तो क्वार्टरली देना है लेकिन अपने बायर को आईटीसी जो है वो मंथली पास ऑन करना है। अब इसका बायर कर रहा है कि यार तू कुछ भी कर, तू तेरा रिटर्न क्वार्टरली दे, ओके व्हाटएवर इट मे बी, ओके, लेकिन मुझे क्रेडिट मंथली चाहिए, मुझे क्रेडिट मंथली चाहिए, तो रिटर्न GSTR1 दे, क्वार्टरली के को देना है। तो ऐसे केस में ये जो रजिस्टर्ड पर्सन है, ये रजिस्टर्ड पर्सन ओके यहाँ पे IFF, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, एक मिनी GSTR1 दे सकता है। और ये मिनी GSTR1 को फाइल करने का डेट है 13 मई ऑफ द अप्रैल। ये IFF पहले 2 महीने के ही दिए जाते हैं, उसका लॉजिक आपको बताओगा। ये IFF पहले 2 महीने के ही दिए जाते हैं, मतलब क्या, अप्रैल का IFF 13 मई तक जाएगा और मई का IFF यहाँ पे 13 जून तक जाएगा। तो ओके, जून का IFF नहीं होता है क्योंकि जून के बाद डायरेक्ट GSTR1 ही जा रहा है। ओके, तो GSTR1 जा रहा है तो IFF देने की जरूरत क्या है। ओके, तो ऐसे ये IFF का ऑब्जेक्ट क्या है,
अगर कोई कस्टमर को हमें क्रेडिट इमीडिएट देना है तो उसका इनवॉइस आईएफएफ में अपडेट हो जाता है, और उसका इनवॉइस आईएफएफ में अपडेट होने के बाद, सुनिए, उसका इनवॉइस आईएफएफ में अपडेट होने के बाद पोर्टल उसके 2B में मंथ में अपडेट कर देता है और उसको क्रेडिट मिल जाता है। ओके, अब ये यहाँ पे मैं अभी बता देता हूँ कि आईएफएफ में जरूरी नहीं कि सभी बायर के इनवॉइस अपडेट करें। जिसको हम क्रेडिट देना चाहते हैं, समझ लो मैंने B2B सेल किया, 10 कस्टमर को सेल किया, पर 10 में से मेरे को 2 ही बायर को पास ऑन करना है। ये आप सिलेक्ट करो, क्योंकि ये आपके पास ऑप्शनल है। ये आप सिलेक्ट करो कौन से बायर को देना है। तो जितने बायर को देना है, 2 बायर, 3 बायर, 1 बायर, उतने ही बायर का आईएफएफ फाइल करो और उतने ही बायर को क्रेडिट उस मंथ में पास ऑन होगा। अब मैं आपको कह दूं, आईएफएफ मैंडेटरी नहीं है। आप आईएफएफ तभी दो अगर आपको उस मंथ में आपका बायर चिल्ला रहा है, आपका बायर कह रहा है कि मुझे क्रेडिट चाहिए। तो अगर उसको क्रेडिट चाहिए तो फिर आईएफएफ 13 तारीख तक फाइल कर दो और उसको क्रेडिट पास ऑन कर दो। ओके, अगर आपका बायर नहीं चिल्ला रहा है तो GSTR1 में अपडेट करो, वॉट एवर इट में भी। ओके, तो जो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो, ओके, आईएफएफ में, जिसमें आपकी वैल्यू जो है, इनवॉइस की वैल्यू, जो भी आईएफएफ में जितने भी इनवॉइसेस आप ले रहे हो, जिसमें इनवॉइस की वैल्यू 50 लाख के ऊपर नहीं होनी चाहिए। पर ख्याल रहे, अप्रैल का आईएफएफ आपको देना होगा तो 13 मई तक ही दे सकते हो, और मई का आईएफएफ 13 जून तक दे सकते हो। समझ लो अप्रैल का आईएफएफ आपने नहीं दिया क्योंकि कोई कस्टमर ने डिमांड ही नहीं किया, तो जाने तो नहीं देते आईएफएफ। ओके, फिर एक कस्टमर ने कहा कि अरे मेरा अप्रैल का बिल है यार, मेरे को क्रेडिट चाहिए, तो अब तो डेट निकल गई, तो क्या मई के आईएफएफ में आप अप्रैल का ट्रांजैक्शन ऐड कर सकते हो क्या? नहीं, अप्रैल गया, बात खत्म। अब वो ट्रांजैक्शन आप मई के आईएफएफ में ऐड नहीं कर सकते। इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी उसमें आप ऐड नहीं कर सकते। अब जो भी बचा वो, अब आपका जब GSTR1 जाएगा तो वो GSTR1 13 तारीख को जाएगा, जून होने के बाद, उसमें आप फाइल कर देना। अब उसको क्रेडिट तभी मिलेंगे। इन सिंपल वर्ड, अगर आपको सेम मंथ में क्रेडिट फाइल करना है, पास ऑन करना है, तो वो आईएफएफ से आप 13 मई तक फाइल कर दो, 13 तारीख तक, यानी 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, दूसरे मंथ का 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। अगर कुछ भूल जाते हो तो फिर जब GSTR1 फाइल करोगे तभी उसको आगे क्रेडिट मिलेगा। तो क्या आईएफएफ कंपलसरी है? नो, आईएफएफ कंपलसरी नहीं है। ओके, ऑप्शनल है। क्या आईएफएफ का ऑब्जेक्ट आउटवर्ड सप्लाई का स्टेटमेंट है आउटवर्ड सप्लाई का स्टेटमेंट। बस इसका यही है कि टू पास ऑन द क्रेडिट, हमें इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, हमको उसको क्रेडिट पास ऑन करना है सेम मंथ में, और उससे ज़्यादा उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये मिनी GSTR1 कहा जाता है। यहाँ तक समझा क्या? यहाँ तक समझा होगा तो फटाफट 1 टाइप करो। अब ये बड़ी डायग्राम मैं ले रहा हूँ, डायग्राम दिखने में तो भयानक दिखती है पर बहुत सिंपल डायग्राम है, और कॉन्सेप्ट समझाने के लिए डेफिनेटली मैं इसको यूज करूंगा। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। ये जो बच्चे रिस्पॉन्स देते हैं मेरे को बड़े पसंद आते हैं यहाँ पे। चलिए दोस्तों, अब आते हैं हम इस पर QRMP स्कीम, और QRMP स्कीम को थोड़ा और डेप्थ में जाता हूँ। ओके, डेप्थ में लेके आपको ये QRMP स्कीम पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो देखो, अब समझ लो ये बंदा QRMP क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम ले रहा है। अब इसके ट्रांजैक्शंस देख लो, और ये ट्रांजैक्शंस जो है, अब एक एक ट्रांजैक्शंस यहाँ पे समझने की कोशिश करना। अप्रैल में इसके B2B ट्रांजैक्शंस हुए, कॉन्सेप्ट समझो। ओके, कॉन्सेप्ट समझ लो, मैंने डायग्राम में दिया हुआ है। ओके, फिर आप भी पढ़ सकते हो। आपको सिर्फ मेरे क्वेश्चन के क्वेश्चन सॉल्व करना है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना है ये चैप्टर में। ओके, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लो। अप्रैल में B2B ट्रांजैक्शन हुआ, और B2B ट्रांजैक्शन अप्रैल में हुआ। ओके, 3 इनवॉइसेस दिए, बायर B1, B2, B3 को, और B2C ट्रांजैक्शंस हुए 2 इनवॉइस के, I4 I5 का। जो हमने इनवॉइसेस इशू किए 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 50,000, 20,000, वॉट एवर इट में भी, इसका GST इनवॉइस में असेस हुआ 80,400। ठीक है, इसमें से मुझे ओके अब अप्रैल का आईएफएफ देना है, तो क्या मैं सारे B2B ट्रांजैक्शन का आईएफएफ दूं क्या? नहीं, गवर्नमेंट आपको फोर्स नहीं करता है। गवर्नमेंट तो ये भी फोर्स नहीं करता है कि आप आईएफएफ दो, वो आपके बायर को अगर क्रेडिट पास ऑन किया तो आपका डिसीजन है आईएफएफ देना। हाँ, मेरे 2 बायर चिल्ला रहे, बायर B1 और B2 चाहते हैं कि उनको जो है, उनको इमीडिएट क्रेडिट चाहिए सेम मंथ में, क्योंकि वो मंथली स्कीम में है।
तो मैं सिर्फ बायर B1 और B2 का इनवॉइसेस IFF में अपडेट कर दूंगा, और IFF में मैं 13 तारीख को IFF फाइल करूंगा, और IFF में मैं इनवॉइस I1 और I2 जो बायर B1 B2 के हैं वो अपडेट कर दूंगा, सो दैट वो क्रेडिट ले सके। तो सर फिर बाकी का बचा हुआ क्या, जैसे B3 वाला भी जो है I3 इनवॉइस जो है वो भी तो B2 भी है, तो वो मैं जब क्वार्टरली GSTR1 फाइल करूंगा उसमें अपडेट करूंगा। वो बाहर चलना नहीं रहा है तो वो उसमें अपडेट करूंगा। और ये B2C वाले ट्रांजेक्शन कंसोलिडेट ट्रांजेक्शन है, क्योंकि ये इनवॉइस वाइज नहीं कंसोलिडेट, तो ये जब मैं GSTR1 फाइल करूंगा तब मैं अपडेट करूंगा। सिमिलर बेसिस पर मैं यहाँ पे सिमिलर बेस कॉन्सेप्ट को समझ लो, सिमिलर बेसिस पर मे का रहेगा। अब मे के भी जो है यहाँ पे कुछ B2B ट्रांजेक्शन हुए, B2C ट्रांजेक्शन हुए, इसमें से मुझे सिर्फ यहाँ पे B7 वाला पीछे लगा हुआ है, और B7 वाला कह रहा है कि यहाँ जो है मुझे क्रेडिट चाहिए, तो मैंने एक ही बायर का IFF पास फाइल किया और यहाँ पे दिया। अब देखो एक चीज समझ लो, 13 तारीख IFF फाइल करने की है, तो वो आपकी मर्जी, आपको किसी बायर को देना होगा तो आप दे सकते हो, जिसको नहीं देना होगा तो मत दो, ओके मत दो। लेकिन ओके आपको QRMP स्कीम में पेमेंट मंथली करना पड़ता है, रिटर्न आप क्वार्टरली दो और बट पेमेंट मंथली करना पड़ता है। मतलब क्या, मतलब ये हुआ कि अप्रैल का पेमेंट आपको अगले महीने के 25th यानी अगले महीने के 25th डे को देना पड़ेगा। पेमेंट तो आपको मंथली देना पड़ेगा। आप IFF दो मत दो, GSTR1 क्वार्टरली दो, 3B क्वार्टरली दो, आपको जो क्वार्टरली देना है दो, हमको पेमेंट मंथली चाहिए। और पेमेंट ये जो अप्रैल का पे करने का तरीका है, ये इसके लिए दो स्कीम दिए उन्होंने, फिक्सम मेथड एंड सेल्फ असेसमेंट मेथड। सुनिएगा, फिक्सम मेथड एंड सेल्फ असेसमेंट मेथड, यहाँ दो स्कीम उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। पेमेंट तो मंथली होगा, तो पहले मंथ के पेमेंट करने की डेट होगी 25th में। GST जो आपका कंप्यूट होगा वो नीचे दो गए मेथड में से आप जो मेथड सिलेक्ट करोगे उस मेथड से आपको GST पे करना पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे जो है मैंने अपने इनवॉइसेस थे B2B B2C, और अब थर्ड मंथ का IFF देने की ज़रूरत नहीं है। जून का डायरेक्ट GSTR1 जाएगा 13 तारीख को, तो अब जून का डेटा आप डायरेक्ट GSTR1 में दो। तो GSTR1 में कौन सा डेटा दिया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे जो डेटा आप IFF में दे चुके हो, ध्यान से सुनना, जो डेटा आप IFF में दे चुके हो वो डेटा आपको GSTR1 में देने की जरूरत नहीं है। जो डेटा बच गया वही GSTR1 में दो। जैसे अप्रैल का मैंने B1 B2 IFF में दे दिया, तो GSTR1 में आप वो अपडेट करने की जरूरत नहीं, पर B3 अपडेट करो, B2C अपडेट करो। ओके, मे का मैंने B7 दिया, तो बाकी बचा हुआ अपडेट करो B2B B2C, और जून का तो पूरा डेटा अपडेट होगा। तो वो क्वार्टर होने के बाद जो आपका IFF में नहीं दिया हुआ डेटा है वो GSTR1 में 13 तारीख को जाएगा। और यहाँ पे आपका 3B जो क्वार्टरली फाइल होगा, सुनिएगा, जो आपका 3B क्वार्टरली फाइल होगा वो 3B की डेट 20 तारीख नहीं होगी। क्वार्टर होने के बाद कुछ स्टेट में 22 है और कुछ स्टेट में 24 है। ओके, 3B फाइल करने का आपको स्टेट लर्न करने की जरूरत नहीं है, मैं बता दूं, स्टेट लर्न करने की जरूरत नहीं है। तो 22 या 24 को आपका 3B आएगा, आप इतना ही याद करना, 22 या 24। अब आपको एक बात मैं और बताना देना चाहूँगा, जैसे GST में व्हाट इज योर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, तो योर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज द डेट ऑफ फाइलिंग योर रिटर्न। लेकिन यहाँ पे QRMP स्कीम में देयर आर 3 ड्यू डेट्स। ओके, अप्रैल का ड्यू डेट 25th ऑफ नेक्स्ट मंथ, मे का ड्यू डेट 25th ऑफ नेक्स्ट मंथ, और यहाँ पे ओके जून का ड्यू डेट जो रहेगा, ओके, या फिर अप्रैल में के जो भी शॉर्ट पेमेंट होंगे वो डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न जिस दिन फाइल करोगे वो आपकी ड्यू डेट मानी जाएगी। ओके, यहाँ तक समझा क्या, यस और नो? यहाँ तक समझा कि नहीं समझा? समझा होगा तो यस बोलिए। तो ये था ओके क्वार्टरली रिटर्न GSTR1, मंथली पेमेंट। अब गवर्नमेंट कहती है ओके यहाँ पे जब आप 25th को पे करने जाओगे तो हम आपको दो मेथड देते हैं ओके पे करने की। एक फिक्सम मेथड देते हैं, अगर उससे नहीं होता है तो जो एक्चुअल असेसमेंट मेथड है ओके वो मेथड देंगे।
तो 25th को टैक्स पेमेंट मेथड फॉर फर्स्ट 2 मंथ, ये मेथड पहले 2 मंथ्स को मिलेंगे, इसका लॉजिक भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो ये टैक्स पेमेंट मेथड फॉर फर्स्ट 2 मंथ बाय 25th ऑफ नेक्स्ट मंथ। ओके, तो एक है फिक्स सम मेथड। अब समझ लो कोई कह रहा है कि सर ये क्या बात हुई। ओके, आप जब मैं अगर 25th को मुझे एक्चुअल बेसिस पे देना है तो फिर मुझे रिटर्न क्वार्टरली देने का क्या फ़ायदा हुआ सर। मैं क्वार्टरली रिटर्न क्यों चाहता हूँ कि भाई मैं असेसमेंट के मुझे टेंशन ना हो, ओके, कैलकुलेशन के टेंशन ना हो, इसलिए आपने क्वार्टरली दिया ना। पर अगर आप मंथली टैक्स पेमेंट मांग रहे हो और एक्चुअल बेसिस पे मांग रहे हो तो मुझे तो असेसमेंट करना ही पड़ेगा। अगर मुझे असेसमेंट करना पड़ेगा तो फिर GSTR 1 और 3 भी फाइल करने में मुझे दिक्कत क्या है, मैं तो वो भी फाइल कर दूँ, वो भी फाइल कर दूँ। तो फिक्स सम मेथड में गवर्नमेंट कहती है चल चल ओके एक काम कर, तू एक्चुअल बेसिस पे मत दे। क्या था तेरा एक्चुअल टैक्स? ओके, पहले मंथ का 80,400 तेरा एक्चुअल टैक्स था। नहीं नहीं, तू मत दे एक्चुअल बेसिस पे, तुझे नहीं करना है ना, टेंशन नहीं लेना है ना, हमें चाहिए तो मंथली, चाहिए तो मंथली, पर तुझे टेंशन नहीं लेना है। जैसे इनकम टैक्स में एडवांस टैक्स होता है, एडवांस टैक्स तू एक काम कर, तू साल होने के बाद तेरा एक्चुअल असेसमेंट करना, पर कुछ फिक्स अमाउंट एक एस्टिमेटेड बेसिस पे एडवांस टैक्स दे दे। तो ऐसे केस में अब वो क्या कहते हैं, फिक्स सम मेथड। फिक्स सम मेथड में हम कुछ परसेंटेज फिक्स कर रहे हैं। ओके, और वो परसेंटेज जो हम फिक्स करेंगे उतना तू पहले मंथ का दे और दूसरे मंथ का दे। मतलब लेट्स टेक एग्जांपल, उन्होंने दिया है ओके 35% आपको अप्रैल का और मई का 35%, क्योंकि पहले 2 मंथ का, तीसरे मंथ का तो प्रॉब्लम ही नहीं होगा। तो ये आप 35%, अब ये 35% किसका? तो वो कहते हैं कि देख तुझे 35% देना पड़ेगा, पर किसका 35%? यानी अप्रैल का 35, मई का 35, पर किसका? अब तू तेरे प्रीवियस टैक्स पीरियड में जा, अगर प्रीवियस टैक्स पीरियड में तूने QRMP स्कीम ली होगी, अब समझ लो तेरा टैक्स पीरियड अभी क्वार्टर है अप्रैल मई जून, तो प्रीवियस टैक्स पीरियड क्या हुआ? जनवरी फरवरी मार्च। कम ऑन, प्रीवियस टैक्स पीरियड क्या हुआ? जनवरी फरवरी और मार्च। तो ये तेरा जो प्रीवियस टैक्स पीरियड है जनवरी फरवरी और मार्च, उसमें तूने मंथली स्कीम लिया या क्वार्टरली लिया? तो क्वार्टरली जो तूने स्कीम लिया था उसमें कैश लेजर से जितना पे किया, अब कैश लेजर से आप कब पे करते हो? ITC डिडक्ट करने के बाद, यानी तेरा जो टोटल टैक्स होगा लेस ITC, बाकी बचा हुआ तूने कैश लेजर से दिया होगा। तो जितने क्वार्टर, पूरे क्वार्टर का तूने जो कैश लेजर से दिया होगा उसका पहले मंथ में 35%, दूसरे मंथ में 35%, ये फिक्स दे दे हमें, ये फिक्स दे दे हमें, जिसकी ड्यू डेट होगी 25th ऑफ मई और इसकी ड्यू डेट होगी 25th ऑफ जून। और तूने अगर ये 35% नहीं दिया इस डेट को तो हम इंटरेस्ट लगाएंगे 18% पर एनम से नेक्स्ट डे से। ओके, और जून का हमें फिक्स नहीं चाहिए, जून का जो एक्चुअल रहेगा वो एक्चुअल बेसिस पे हम जून का निकालेंगे। ओके, जो भी एक्चुअल रहेगा वो एक्चुअल बेसिस पे जून का निकालेंगे, जिसकी ड्यू डेट तुम्हारे 3B की डेट होगी, यानी तुम्हारे 22 और 24 स्टेट वाइज स्टेट डेट लिया जाएगा। तो अब ये तो था अगर तूने प्रीवियस मंथ में क्वार्टरली रिटर्न लिया होगा। सर मैंने प्रीवियस मंथ में क्वार्टरली नहीं, प्रीवियस मंथ में मंथली लिया और अब अभी से क्वार्टरली स्कीम चालू कर रहा हूं। अगर तूने प्रीवियस में मंथली लिया होगा तो तूने वो मंथ में उस एक मंथ का जो तूने ई कैश लेजर से पे किया होगा, तूने एक मंथ का ई कैश लेजर से पे किया होगा, वो 3 लाख पे किया होगा, तो उसका 100%, उसका 35% नहीं, तूने लास्ट में क्वार्टरली दिया होगा तो 35, और अगर तूने मंथली पे किया होगा तो जो कैश लेजर से पे किया उसका 100% फिक्स, उसका 100% फिक्स। ओके, इस ड्यू डेट को देना पड़ेगा, नहीं तो इंटरेस्ट लगेगा। जून का तो हम एक्चुअल। अब गवर्नमेंट क्या कहती है? गवर्नमेंट कहती है कि ये तो हमने तेरे से फिक्स ले लिया, लेकिन ऐसा मत समझना कि हम एक्चुअल छोड़ देंगे, ये तो तूने देना चाहिए एक फिक्स अमाउंट, हमने तेरे से फिक्स ले लिया, लेकिन हम इसको फाइनल असेस करेंगे। अब फाइनल असेस करेंगे मतलब क्या? जब तेरा क्वार्टर हो जाएगा तो तेरा एक्चुअल टैक्स निकाल, तो तेरा एक्चुअल टैक्स अप्रैल का 80,400, उसके बाद में ओके मई का 3,66,000 और जून का एक्चुअल इनवॉइस बेसिस पे टैक्स 1,75,000। तो समझ लो तेरा जो एक्चुअल टैक्स था ओके पूरे क्वार्टर का एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी ऑफ द क्वार्टर, केस वन मतलब ये वाला कि तुम्हारा केस 1 यानी ये ओके कि तुमने प्रीवियस टैक्स पीरियड में
क्वार्टरली बेसिस पे 35 दिया। तो वो सिचुएशन में आपको इतने कैलकुलेशन नहीं करना है, सिर्फ कॉन्सेप्चुअली समझ लो, सिर्फ कॉन्सेप्चुअली समझ लो। तो ये केस में तेरा एक्चुअल टैक्स इतना था। ओके, तो तेरा एक्चुअल टैक्स इनवॉइस बेसिस पे अगर तीनों महीने का टोटल कर दूं तो ये आता है 6,21,600। इसमें से तू क्या लेगा, आईटीसी लेगा 3 महीने का। ये तो हमने इनवॉइस के बेसिस पे टैक्स निकाला, क्योंकि ये तो इनवॉइस थे ना, ये तो देखो ये तो इनवॉइस थे ना, आउटपुट टैक्स था ना 80,400 माइनस आईटीसी लेगा। अज्यूम तेरा आईटीसी यहाँ पे 2 लाख रुपए है, तो तेरा टैक्स पेबल कितना आया, 4,21,600 तेरा एक्चुअल टैक्स पेबल आया। लेकिन तूने पहले 2 महीने में कितना दे दिया, पहले 2 महीने में तूने फिक्स बेसिस पे 350 दे दिया, यानी तूने 7 दे दिया। ओके, तो भाई साहब ये तो 3 महीने का टैक्स 421,600 आया, और तूने तो फिक्स बेसिस में तूने ज़्यादा दे दिया। तो ज़्यादा दे दिया तो डर मत, जितना भी तूने ज़्यादा दे दिया होगा उतना तुझे रिफंड मिल जाएगा। थोड़ा उल्टा सिचुएशन ले लो, उल्टा सिचुएशन ऐसी ले लो कि तुमने अगर ये 421 नहीं होता, ये 1421 होता, आई रिपीट ये 1421 होता, तो -7 होता, बाकी का आपको एक्सेस 22 तारीख को पे करना पड़ता या 24 तारीख को पे करना पड़ता। ठीक है, हाँ, अगर आपने वो एक्सेस 22 या 24 तक पे नहीं किया तो फिर इंटरेस्ट लगता एक्सेस वाले पे। आई होप यू अंडरस्टूड, समझा क्या? ओके, और वो इंटरेस्ट 22 या 24 के बाद लगता, क्योंकि आपने जितना फिक्स मांगा था वो ड्यू डेट को दे दिया, ये ड्यू डेट को दे दिया। अब जो भी डिफरेंस आएगा, आइदर रिफंड मिलेगा या डिफरेंस आएगा, एक्सेस डिफरेंस आया तो आपको पे करना पड़ेगा, और वो 22 या 24 को पे करना पड़ेगा। अगर आपने 22 या 24 को पे नहीं किया तो इंटरेस्ट लगेगा। यहाँ ये समझा क्या, ये समझा होगा तो QRMP स्कीम का क्यू टाइप करो फटाफट। चलिए, ये तो था अगर आपने पिछले क्वार्टर लिया होगा। अगर आपने मंथली लिया होगा तो आपने कितना कितना पे किया है, 3 लाख पे किया, 100% पे किया आपने। तो आपका वही, आपका एक्चुअल टैक्स आफ्टर आईटीसी कितना आया, तो आपका एक्चुअल टैक्स आफ्टर आईटीसी 421,600 आया। तो आपने ओके कितना दिया है, 6 लाख दिया हुआ है, तो कितना एक्सेस आया, 178,400, वो आपको रिफंड मिल जाएगा। ये तो था फिक्स सम मेथड। एग्जाम में तो बस इतना ही है कि आपको इतना ही याद रखना है, इतने कैलकुलेशन नहीं करना है आपको एक्चुअल बेसिस वगैरह। आपको एग्जाम में इतने ही कैलकुलेशन करना है कि फिक्स सम मेथड में प्रीवियस टैक्स पीरियड में क्वार्टर लिया होगा तो 35, और अगर प्रीवियस टैक्स पीरियड में मंथली होगा तो 100, पहले 2 महीने का आपको पे करना है। दूसरा है सेल्फ असेसमेंट मेथड। समझ लो आपको फिक्स सम मेथड नहीं लेनी है तो आपको सेल्फ असेसमेंट मेथड मतलब एक्चुअल टैक्स बेसिस पे करना पड़ेगा। तो आपका पहले मंथ का एक्चुअल टैक्स कितना है, 80,400 माइनस आईटीसी, वो 25 को पे करो। दूसरे मंथ का 366 माइनस आईटीसी, वो 25 को पे करो। तो सेल्फ असेसमेंट मेथड मतलब आपको एक्चुअल बेसिस पे ओके मतलब 80,400 माइनस आईटीसी, 366,400 माइनस आईटीसी, ये 25 और जून का 22 को वो एक्चुअल बेसिस पे करना पड़ेगा। अब मेथड कौन सी लेना है ये आप डिसाइड करो। ओके, तो मेथड कौन सी लेना है ये आप डिसाइड करो। सो दोस्तों ये था यहाँ पे फिक्स सम मेथड एंड सेल्फ असेसमेंट मेथड। आई होप आपको समझ में आई होगी, यस और नो। तो चलिए मैं वापस हमारे चार्ट में आता हूं। देखो QRMP स्कीम, हाँ ये चार्ट में, वैसे तो वो चार्ट से मैंने पूरा आपको एक अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन फटाफट बता देता हूँ। यहाँ पे रजिस्टर पर्सन, QRMP स्कीम और इंटरेस्ट लायबिलिटी पेमेंट वगैरह मैंने पूरा चार्ट 2 इसमें डिवाइड किया हुआ है। देखो रजिस्टर पर्सन को QRMP स्कीम मिलेगी। यहाँ पे हु इज़ रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न इन GSTR 3B, जो 3B फाइल करते हैं उनको QRMP स्कीम मिलेगी, और उनका एग्रीगेट टर्नओवर 5 ईयर्स से कम होना चाहिए इन प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ओके, तो QRMP स्कीम मिलेगी। ऑप्टेड फॉर QRMP स्कीम तो GSTR 1 क्वार्टरली जाएगा, पर पहले मंथ का मंथ 1 और मंथ 2 का ओके ये IFF फाइल कर सकते हैं, और IFF 1 से 13 तारीख तक का फाइल कर सकते हैं। मंथ 3 का उनको IFF फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट GSTR 1 में ओके डिटेल्स देंगे GSTN पोर्टल पे, और अकॉर्डिंगली रिसिपिएंट के 2B पे अपडेट हो जाएगा। अब देखो ये जो QRMP स्कीम है, ख्याल रहे आपको पहले मंथ का पेमेंट 25 अप्रैल को ही देना है, दूसरे मंथ का पेमेंट 25 जून को देना है, पर तीसरे मंथ का पेमेंट आपको 22 और 24 को देना है। अगर वो आप नहीं दे पाए तो इंटरेस्ट लगेगा 18% पर एनम से। ओके,
अब आपको जब पेमेंट देना है तो पेमेंट की दो मेथड है, ओके, फिक्सम मेथड एंड सेल्फ असेसमेंट मेथड। फिक्सम मेथड में अगर आपका लास्ट क्वार्टर का असेसमेंट क्वार्टरली होगा तो 35% फॉर ईच मंथ, ईच फर्स्ट 2 मंथ्स, ओके, फर्स्ट 2 मंथ्स का आपको 35% देना है। ओके तो जैसे कैलकुलेशन वाइज अगर हम देखें तो नीचे मैंने एग्जांपल लिया, आपने कैश लेजर से पे किया लास्ट क्वार्टर में, और लास्ट क्वार्टर में कैश लेजर से CGST, SGST और IGST पे किया, तो फॉर ईच मंथ यानी अप्रैल और मई का अलग अलग आपको 35 और 500 का 35 मतलब 175 और शेष होगा तो आपको 35% फिक्स बेसिस पे देना है। आपको कैलकुलेशन यहाँ तक ही आएगा, आपको फाइनल एडजस्टमेंट नहीं पूछी जाएगी। और अगर आपने मंथली दिया होगा तो आपको 100% आपको देना पड़ेगा। आपने मंथली दिया होगा तो 100% पहले और सेकेंड मंथ का आपको देना पड़ेगा। सेल्फ असेसमेंट मेथड होगा तो फिर तो आपको एक्चुअल बेसिस पे देना पड़ेगा। इंटरेस्ट अंडर QRMP स्कीम, ख्याल रहे अगर आपने फिक्सम मेथड या सेल्फ असेसमेंट मेथड में पहले 2 महीने का पहले 2 महीने का आपने ड्यू डेट को नहीं दिया, पहले 2 महीने का आपने ड्यू डेट को नहीं दिया, तो सिंपल वे में समझ लो, ये टेबल समझा तो ठीक, नहीं तो छोड़ देना। आपने पहले 2 महीने का 25 तारीख को नहीं दिया तो 26 से ही इंटरेस्ट लग जाएगा। और जो डिफरेंशियल अमाउंट आती है फाइनल असेसमेंट में जो डिफरेंशियल अमाउंट आती है वो 22 और 24 को नहीं दिया तो इंटरेस्ट लगेगा। नाउ QRMP स्कीम आप कैसे, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट QRMP स्कीम के, ओके देखो, aggregate turnover of preceding financial year shall be calculated on common portal taking into account the details furnished in the return by taxpayer of the taxpayer। जब आपका एग्रीगेट टर्नओवर निकाला जाएगा 5 करोड़ का, तो 5 करोड़, क्योंकि अगर आप 5 करोड़ से नीचे प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में होगे तो आपको QRMP स्कीम लिया जाएगा, और आपका एग्रीगेट टर्नओवर जो आपने रिटर्न में टर्नओवर बताया उसके बेस पर होगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ IFF शैल नॉट एक्सीड 50 lakhs फॉर ईच मंथ। हाँ, आप जब IFF फाइल करोगे तो उसमें बिल आप जो अपलोड कर सकते हो 50 लाख तक की वैल्यू तक अपलोड कर सकते हो। इसलिए केयरफुली डिसाइड करना कि किसको पास ऑन करना है और किसको नहीं, क्योंकि 50 लाख तक के वैल्यू का ही क्रेडिट आप पास ऑन कर सकते हो। ओके, वैल्यू तक का इनवॉइस आप अपलोड कर सकते हो और उसका क्रेडिट पास ऑन कर सकते हो। आफ्टर 13 मंथ द फैसिलिटी ऑफ फर्निशिंग IFM फॉर प्रीवियस मंथ नॉट अवेलेबल। अप्रैल का अगर 13 तारीख निकल गया तो आप अब अप्रैल का IFM मई के पीरियड में नहीं दे सकते। डिटेल्स गिवन इन IFM नॉट रिक्वायर्ड टू गिवन इन GSTR1। When QRMP's option has been exercised once, they shall continue unless RP revise the said option. It is further clarified that the option to avail QRMP scheme in GSTN wise, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, ये QRMP स्कीम का ऑप्शन आपको GSTN वाइज मिलता है। ओके यानी आपकी 10 ब्रांचेस है तो कहीं आप मंथली ले सकते हो, कहीं आप क्वार्टरली ले सकते हो, तो GSTN वाइज मिलते हैं। सेम GSTN ऑफ द सेम पैन कैन ऑप्ट फॉर QRMP स्कीम एंड रिमेनिंग GSTN में भी ऑप्ट फॉर नॉर्मल स्कीम। हाँ, अब आप ये कैसे ऑप्ट कर सकते हो, ध्यान से सुनना। समझ लो आपको अप्रैल से यहाँ से QRMP स्कीम लेनी है, अप्रैल में जून के लिए लेनी है, उसके पहले आप QRMP स्कीम में नहीं थे, तो आपको जब जो क्वार्टर से QRMP स्कीम ऑप्ट करनी है उस क्वार्टर के 2 महीने पहले और उस क्वार्टर का पहले में फर्स्ट मंथ के एंड तक यानी 30 अप्रैल तक, तो 2 महीने पहले और उस क्वार्टर के 30 अप्रैल तक, ओके आप ऐसे 3 महीने में अप्लाई कर सकते हो फॉर QRMP स्कीम, अप्लाई कर सकते। देखो यानी आपको अप्लाई करना है QRMP स्कीम में, तो जिस क्वार्टर में आपको अप्लाई करना है उसके 2 महीने पहले से आप कभी भी दे सकते हो, और चलो वो क्वार्टर स्टार्ट भी होगा तो वो क्वार्टर के पहले मंथ के एंड तक का आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो। और आपको कैंसिल भी करना है QRMP स्कीम तो यही टाइम पीरियड है, कैंसिल भी करना होगा तो जिस क्वार्टर से कैंसिल करना है उस क्वार्टर के 2 महीने पहले इंटीमेट करना पड़ता है या उस क्वार्टर के मंथ एंड तक आपको इंटीमेट करना पड़ता है। हाउ टू अवेल QRMP स्कीम फॉर 1 जनवरी 2021, ये मत पढ़ लेना, अब ये कोई काम का नहीं है। ओके तो ये था रिगार्डिंग टू QRMP स्कीम। अब ऊपर बेटा जो लेट फी है, ये लेट फी के पैरामीटर्स जो है बहुत सारे हैं। ओके ये आप पढ़ोगे लेट फी के पैरामीटर्स। ओके मतलब GSTR1 नील होगा, 3 भी नील होगा। ओके तो वो केस में 20 रुपीज़ पर डे यानी 10 रुपीज़ CGST और SGST का, बट मैक्सिमम 500। ये तो लर्न करने लायक है, मैं भी पढ़ाऊँ तो भी आपको लर्न ही करना पड़ेगा। तो ये लेट फी के पैरामीटर्स आप लर्न करोगे। हाँ
एक कॉन्सेप्ट है जीएसटीपी प्रैक्टिशनर, जीएसटीपी, जिसको हम कहते हैं जीएसटीपी। ये अच्छे से पढ़ के जाना, और मैंने अच्छी समरी बना के दे दी है, तो ये समरी तो पढ़ लेना। तो कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटीपी, ओके, रजिस्टर्ड पर्सन में ऑथराइज अप्रूव्ड जीएसटीपी टू फर्निश इंफॉर्मेशन ऑन द बिहाफ, ऑन हिज बिहाफ टू द गवर्नमेंट। मतलब जैसे रेलवे के एजेंट्स होते हैं, ओके, यहाँ पे वैसे तुमने कभी लाइसेंस निकाला तो वहाँ के एजेंट्स होते हैं, वैसे गवर्नमेंट ने प्रोफेशनल रखे, हाँ, एजेंट्स नहीं, प्रैक्टिशनर्स रखे हैं। तो गवर्नमेंट का जो है पोर्टल पे लोग जिसको भी जीएसटी में प्रैक्टिस करना है, जिसके क्राइटेरियाज है, जिसको भी जीएसटी में प्रैक्टिस करना है, वो जीएसटीपी का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और वो लोगों को सर्विस देंगे। और उनके मतलब रजिस्टर्ड पर्सन के भी आप पे जीएसटीपी सारे कंप्लायंस कर सकता है। ओके, तो इसका स्पेशल यूजर आईडी और पासवर्ड रहेगा जीएसटीपी का। ओके, दे कैन डू ऑल द वर्क ऑन द बिहाफ ऑफ टैक्स पेयर, एंड टैक्स पेयर में चूज डिफरेंट जीएसटीपी, सिंपली अनसेलेक्टिंग द प्रीवियस वन एंड चूज द न्यू वन। टैक्स पेयर अपने यूजर आईडी, अपने लॉगिन से एक जीएसटीपी को अनसेलेक्ट करके दूसरे जीएसटीपी को सिलेक्ट कर सकता है। व्हाट इज द एलिजिबिलिटी ऑफ जीएसटीपी? तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया चाहिए, साउंड माइंड चाहिए, नॉन एडजुडिकेशन एज इंसॉल्वेंट एंड नॉट बी कन्विक्टेड बाय कोर्ट, ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है। ओके, एडिशनल रिक्वायरमेंट, ओके, तो वो रिटायर्ड ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट चाहिए जो रैंक बी में काम कर चुका है एटलीस्ट 2 ईयर्स। ओके, सेल टैक्स प्रैक्टिशनर्स पुराना, ओके, जिसने कम से कम 5 साल प्रैक्टिस किया हो, ओके, या वो ग्रेजुएट हुआ हो, डिग्री ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन लॉ हो, या गवर्नमेंट की जीएसटीपी की एग्जाम होती है वो उसने पास किया हो, ओके, या वो हमारी एग्जाम पास कर चुका हो, तो इसको जीएसटीपी के यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं। व्हाट आर द एक्टिविटीज टू बी टेकन बाय जीएसटीपी? तो मैंने लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज दिया है, जीएसटीपी क्या क्या कर सकता है, तो ये आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना है। सो दोस्तों, इस तरह से हमने यहाँ पे जो है ये मोस्ट ऑफ द ओके क्वेश्चंस इसमें जीएसटीपी के ले लिया। चलिए, तो हमारा यहाँ पे चैप्टर एंड होता है रिटर्न। ओके, तो यहाँ हमारा ये चैप्टर एंड होता है रिटर्न। आपको करना क्या है और आपको पढ़ना कैसे है? तो रिटर्न चैप्टर में मैं आपको बता दूं कि रेगुलर बुक पर ज़्यादा एम्फसाइज मत करना। जो मैंने हाईलाइट करके दिए होगे, स्टार करके दिए होगे, तो वो स्टार करके जो है वो एक बार देख लेना। कहीं मैंने टाइम लिमिट फॉर करेक्शन इन GSTR1 वगैरह दिया होगा, तो वो जो है 30 नवंबर और डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच इज़ अर्लियर, वो टाइम लिमिट में आपने करेक्शन कर लेने चाहिए अगले साल के। तो ये जो कुछ हाईलाइट करके दिया होगा उतना पढ़ लेना, पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आपके क्वेश्चनर पे आपकी होनी चाहिए। ओके, हाँ, मैंने ये चैप्टर से आपको कनेक्ट कर दिया है, आपका अच्छा रिवाइज हो गया है। अब अभी टाइम वेस्ट मत करना, अभी के अभी इसका क्वेश्चन देख लेना और अभी इस चैप्टर को खत्म कर लेना, तो आपका कॉन्फिडेंस सुपर बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, डन। वैसे दोस्तों ये बताओ कि आपको कैसे लगा रिवीजन, आरआर रिवीजन, उसके बाद में क्वेश्चनर वगैरह, ये सारा आपको किस तरह का मज़ा आया ये सबको देख के? मज़ा का मतलब कोई खुशी, मतलब एंटरटेनमेंट, नाच गाना नहीं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा क्या, आपको इंसाइट मिला क्या, और मैंने अपने तरफ से जो सपोर्ट दिया आपको उसका सपोर्ट मिला क्या? थैंक यू सो मच। मिलते हैं। गुड डे, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।